हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्लांट डाइवर्सिटी का अगला पार्ट। ये है पार्ट नंबर 5 ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ जा करके पहले के लेक्चर्स देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप ये समझ पाएंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था और क्लासिफिकेशन के टाइप्स पढ़े थे। फिर मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन दो तरीके का होता है, एक तो प्रैक्टिकल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है, और तीसरे तरीके का था नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन को उस वीडियो में हमने कवर नहीं किया था जिसको हम अभी करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो का जो पूरे कंटेंट रहने वाला है वो होगा नेचुरल क्लासिफिकेशन के इर्द और गिर्द। हम हेडिंग डाल देते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। मैं आपको पहले बता दूं, ये वीडियो आपका ऐसा लास्ट वीडियो होने वाला है जिसके अंदर मैं आपको कंटेंट लिखकर पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद में आगे के सभी वीडियोस में आपको मैं पहले से प्रिपेयर करके कंटेंट, ताकि लिखने का टाइम वीडियो का बच जाए, ये नेक्स्ट वीडियो से होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन। In this type, plants are classified on the basis of their complete morphological characters of stem, root, leaves, flowers, etc. Natural classification क्या होता है? हम एक बेसिक लाइन लिख देते हैं कि in this type of classification, plants are classified on the basis of their complete morphological, और वो भी कैसे? complete morphological characters of stem, of root, of leaves, flowers, etc. तो भाई साहब, आपको समझ में आया? मैं जब आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा रहा था क्लासिफिकेशन के टाइप्स, वहां पर मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ह्यूमन यूज और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या फिर इंसानी इस्तेमाल के हिसाब से हम प्लांट्स को क्लासिफाई कर देते हैं, जैसे ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, फाइबर यील्डिंग प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, ये हमारे यूज के बेसिस पर है। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आर्टिफिशियल मैंने आपको ये बताया कि दोस्तों, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होता है ये यूज के बेसिस पे नहीं होता, ये होता है 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। मतलब यहां पर मॉर्फोलॉजी को कंसीडर किया जाता है और कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को कंसीडर नहीं किया जाता। किस चीज को कंसीडर किया जाता है? 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। और नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है? कंप्लीट मॉर्फोलॉजी इज कंसीडर्ड, कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम, रूट, फ्लावर्स एक्सेट्रा इज कंसीडर्ड। या समझ में आई बात? ओके, तो हमने बोला कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम और आर्टिफिशियल में फर्क ही क्या है कि आर्टिफिशियल में तो केवल एक या दो क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को इंपॉर्टेंस दिया गया, उनके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करा गया। बट नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को देखा गया। कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को ऐसा है कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। कंप्लीट मॉर्फोलॉजी तेरी मैं देखूंगा सनम, कंप्लीट मॉर्फोलॉजी नेचुरली देखूंगा सनम। वाओ, क्या बात। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को देखा जाता है। ओके, अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आज मेरे बहुत ज्यादा मन में आ रही है, बता दूं क्या? अरे बता दो यार, आज तो बता दो। आप क्या बोलना चाहते हो? इम्पोर्टेंस। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल क्लासिफिकेशन? इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो देखिए, इसके बारे में कुछ ऐसी लाइनें फेंकने वाला हूं, क्या बात, आपको सुनकर के मजा आ जाएगा। पहली चीज तो आपको बड़ा गर्व महसूस होगा ये जानकर के कि नेचुरल क्लासिफिकेशन इज बिलीव टू बी द बेस्ट
क्लासिफिकेशन। ओके, तो हमने बोला कि आपको जानकर ये गर्व होगा कि नेचुरल क्लासिफिकेशन is believed to be is believed to be the best classification, best classification। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि बेस्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? बेस्ट क्लासिफिकेशन कौन सा होता है? नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है। और आपसे कोई पूछ ले क्यों 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 क्यों, ओ अगर आपसे कोई पूछ ले कि अच्छा बेस्ट तो होता है लेकिन मेरे को ये बताओ कि क्यों बेस्ट होता है, तो हम लिख देंगे बिकॉज it represents the natural। जब से मिली हो गर्ल दिल हुए नेचुरल, जब से it's natural। similarities and dissimilarities, similarity and dissimilarity of plants, that is it represents the interrelationship among plants। तो देखिए समझते हैं यार इस चीज को, क्या ये चीज है, क्या है ये। देखिए मैंने बोला कि नेचुरल क्लासिफिकेशन इज बिलीव टू बी द बेस्ट क्लासिफिकेशन। दिमाग में बिठा ली बात? ओके, क्यों होता है? बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द नेचुरल सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ऑफ प्लांट्स। क्योंकि इसी से हमें पता चलती है नेचुरल सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज ऑफ प्लांट, दैट इज इट रिप्रेजेंट द इंटर रिलेशनशिप अमंग प्लांट्स। क्या बात है। तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है कौन सा? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑर्गेनिजम्स के बीच में, प्लांट्स के बीच में सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को बताता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना कि उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप को बताता है, इसलिए इसको बेस्ट सिस्टम माना जाता है। डन, समझ में आया? ओके, बहुत बढ़िया। So natural classification is believed to be the best classification because it represents the natural similarities and dissimilarities of plants. That is, it represents the interrelationship among plants. Okay. अब इस क्लासिफिकेशन की कुछ और भी विशेषताएं हैं जो आपको जाननी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं जान लो, बस जिंदगी ने मौका दिया है तो जान ही लो आज तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि इन दिस क्लासिफिकेशन the plants belonging to the same group shows similarity similarities। और similarities कितनी शो करते हैं? they show many similarities while अगर हम बात करें इन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन the plants belonging to the same group shows only one or two similar characters। they have many dissimilarities। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत आसान सी बात है कि इन दिस क्लासिफिकेशन द प्लांट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप शोज मेनी सिमिलैरिटीज।
अरे जो सेम ग्रुप में प्रेजेंट है वो बहुत सारी सिमिलैरिटी शो करते हैं, जो सेम ग्रुप में प्रेजेंट हैं वो शोज मैनी सिमिलैरिटीज। और इन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, अच्छा इससे पहले हमने आर्टिफिशियल पढ़ा था, और आर्टिफिशियल में क्या होता था, हम एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को ही देखते थे। तो अगर हम एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इसका मतलब उस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो प्लांट्स सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे थे उनमें एक या दो ही सिमिलैरिटीज थी, एक या दो ही सिमिलैरिटीज थी और ज्यादा डिससिमिलैरिटीज थी। समझ रहे हो? यहां पर भाई वहां पर देखो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने क्या देखा, हमने मेनली क्या देखा, हमने देखा 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो केवल एक या दो चीजों को देख करके क्लासिफाई कर दिया, बाकी की चीजें देखी नहीं। तो इनमें एक या दो कैरेक्टर्स ही सिमिलर होंगे जो सेम ग्रुप में रखे गए होंगे ऑर्गेनिज्म, बाकी मैक्सिमम क्या होंगी, डिससिमिलैरिटीज होंगी। और इस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम सारे के सारे हम कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को देखते हैं, हम कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को देखते हैं। तो कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को देखते हैं, इसका मतलब यहां पर एक ग्रुप में रखे गए, एक क्लास में रखे गए ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटीज ज्यादा होंगी, डिससिमिलैरिटीज कम होंगी, क्योंकि हम सब कुछ देख भाल के फिर उसके बाद में क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया नेचुरल क्लासिफिकेशन, इट्स नेचुरल। तो ये हो गया नेचुरल क्लासिफिकेशन, डन। नेचुरल क्लासिफिकेशन हो गया ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद में सुनिएगा, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है अभी खत्म नहीं हुआ है। देखो मैंने बोला था बहुत काफी बड़ा टॉपिक है, तो हम इसका अभी क्या करेंगे, हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन दिख रहा है ना, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं बोर्ड को, ऐसा अब दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ओके, तो हम लिख देते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज ऑफ 2 टाइप्स। दो तरीके का होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम यार, सीधी सी बात है। कितने तरीके का होता है? दुई। So natural classification system is of 2 types. सबसे पहला इसका टाइप होगा नेचुरल फॉर्मल, नेचुरल फॉर्मल। दूसरा होगा नेचुरल फाइलोजेनेटिक, नेचुरल फाइलोजेनेटिक। हम बोला नेचुरल फॉर्मल, नेचुरल फाइलोजेनेटिक, नेचुरल फॉर्मल, नेचुरल फाइलोजेनेटिक। ओके, तो ये क्या क्या होते हैं, इनमें क्या होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल फॉर्मल की। तो आप हेडिंग डाल लेना, नेचुरल फॉर्मल, हेडिंग डालो, डाल ली। तो नेचुरल फॉर्मल के अंदर हम लाइन लिखते हैं कि इन दिस क्लासिफिकेशन, इन दिस क्लासिफिकेशन, इन दिस क्लासिफिकेशन द phylogeny, in this classification the phylogeny of the plant is not considered। ठीक है, तो नेचुरल फॉर्मल सिस्टम में फाइलोजेनेसी से मतलब नहीं होता। फाइलोजेनेसी क्या होती है? फाइलोजेनेसी मतलब इंटर रिलेशनशिप, इवोल्यूशन के बेसिस पे इन दो ऑर्गेनिज्म में क्या रिलेशनशिप्स होते हैं। So in this classification the phylogeny of the plant is not considered, that is only the morphology of the plant is considered। यहाँ पर केवल मॉर्फोलॉजी ही कंसीडर करी जाती है। भाई मॉर्फोलॉजी तो करी जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि नेचुरल है, नेचुरल में कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब नेचुरल फॉर्मल है और एक नेचुरल फाइलोजेनेटिक है, मतलब इसमें फर्क यही होगा कि नेचुरल फॉर्मल में केवल मॉर्फोलॉजी को देखा जाएगा, दिख देता हूँ, दैट इज ओनली मॉर्फोलॉजी इज कंसिडर्ड, दैट इज ओनली मॉर्फोलॉजी इज कंसिडर्ड। तो हमने बोल दिया ना कि बस कि नेचुरल जो फॉर्मल है उसमें केवल मॉर्फोलॉजी को कंसिडर किया गया, और नेचुरल फाइलोजेनेटिक जो हो गई ना, नेचुरल फाइलोजेनेटिक में साथ में फाइलोजेनी भी आ जाएगी। फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें तो केवल मॉर्फोलॉजी नेचुरल फॉर्मल में,
और नेचुरल फाइलोजेनेटिक में मॉर्फोलॉजी अलोंग विद द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई करा जाता है। मतलब हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते टाइम एक तो मॉर्फोलॉजी को ध्यान रखेंगे और एक हम ये ध्यान रखेंगे कि जो जिन ऑर्गेनिजम्स को हम सेम ग्रुप में रख रहे हैं उनके बीच में कोई इवोल्यूशन के बेसिस पे कोई सिमिलरिटी होनी चाहिए। मतलब उनका कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए कि मतलब जैसे एक फैमिली होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे एक बहुत पर दादा थे, उनके ये बच्चे हुए, ये बच्चे हुए, ये बच्चे हुए, तो वो सब जैसे उनका शर्मा है तो हम बोलते हैं ना शर्माज है, तो उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। ठीक है ऐसा आप समझ सकते हो, ये बात है। ठीक है, तो ये बात हो गई, आगे बढ़ते हैं ना। तो अब मैं आपको नेचुरल फाइलोजेनेटिक के बारे में दिखा देता हूँ। तो हेडिंग डाल लेना नेचुरल फाइलोजेनेटिक और फिर उसमें लिख डालना आज। तो नेचुरल फाइलोजेनेटिक हेडिंग डाल लेना, फिर उसके बाद में उसमें लिख लेना कि इन दिस क्लासिफिकेशन बोथ मॉर्फोलॉजी, मतलब मॉर्फोलॉजी तो देखी जा ही रही है, बोथ मॉर्फोलॉजी एंड फाइलोजेनी यार भाई मॉर्फोलॉजी तो देखी जा रही है, साथ में फाइलोजेनी आर ऑल्सो कंसीडर्ड है। तो मॉर्फोलॉजी तो देखी जा रही है और साथ में फाइलोजेनी आर कंसीडर, दोनों चीजें कंसीडर करी जा रही हैं। इन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन the plants are arranged on the basis, जैसा कि बताया किसके बेसिस पे करते हैं, ऑफ देयर इवोल्यूशन, मॉर्फोलॉजी एज वेल एज इवोल्यूशन। ठीक है, ये हो गया अपना नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब यहां पर भाई एक टर्म बार बार पढ़ रहे हैं हम, फाइलोजेनी। क्या पढ़ रहे हैं हम, बार बार ये टर्म आ रही है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी जो ये टर्म है, ये टर्म जो है फाइलोजेनी, दिस टर्म वॉज गिवन बाय लेमार्क। लेमार्क ले ले, आजा ले ले मार्क, ये मार्क ले ले, लेमार्क ने ये टर्म दी थी फाइलोजेनी। तो आप कॉपी में लिख लेंगे कि लेमार्क प्रपोज्ड द टर्म फाइलोजेनी। उसके बाद में चार्ल्स डार्विन की बात करते हैं, एक और है चार्ल्स डार्विन। इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, ये तो समझदार आदमियों में बहुत शुमार होते हैं, बहुत समझदार थे, इनके बारे में तो पढ़ना बनता ही है यार। चार्ल्स डार्विन, तो चार्ल्स डार्विन के बारे में मैं पता है आपको क्या बता रहा हूँ, मैं चार्ल्स डार्विन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपको। मैं क्या बताना चाहता हूँ चार्ल्स डार्विन के बारे में, मैं चार्ल्स डार्विन के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि हद कर दी सर आपने। चार्ल्स डार्विन के बारे में क्या बोलूँ, चार्ल्स डार्विन ने तो क्या कर दी, हद कर दी। क्या करा इन्होंने, ही गेव डिटेल्ड explanation of फाइलोजेनी। ठीक है, सो इन्होंने फाइलोजेनी का एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया, और कहाँ दिया, ही गेव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइलोजेनी इन हिज बुक। उसकी एक बुक थी फाइलोजेनी, लिख देते हैं यहाँ पे, इन हिज बुक। उस बुक का नाम क्या था, उस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जो कि 1859 में आई थी, 1859 में आई थी, 1859 में आई थी। इट वॉज मोस्ट पॉपुलर बुक ऑफ इट्स टाइम। तो इसको बुक को लिख लेना, मोस्ट पॉपुलर बुक ऑफ इट्स टाइम। ओ चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब ये जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, इसको अपन क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन
is also known as क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन। तो हमने बोला फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं? क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज क्लेडिस्टिक क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन। तो हमने बोला फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज भीगे होठ तेरे क्लेडिस्टिक दिल मेरा। क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बड़ी एंजॉय करो बड़ाई हो। क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं यार? बोल दो यार। क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज, जोर से बोलो, क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन। क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन। बहुत बढ़िया। चलो मैं आपको एक चीज और बताता हूं। यहां पर ये अपना आखिरी पॉइंट होगा इसमें। देखो, ये नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कैसा दिखता है, इसके अकॉर्डिंग क्या क्लासिफिकेशन हुआ। जैसे देखो, सबसे पहले तो थैलोफाइटाई, थैलोफाइटाई, थैलोफाइटा को रखा जाता है। फिर उसके बाद में ब्रायोफाइटा, उसके बाद में टेरिडोफाइटा। ये इवोल्यूशन के बेसिस पे रखा गया। एक पहले थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर उसके बाद में जिम्नोस्पर्म्स, उसके बाद में एंजियोस्पर्म्स, उसके बाद में एंजियोस्पर्म्स के बाद में तो कोई नहीं आया। ये मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स हैं, मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स हैं, याद रखना आपको। जिम्नोस्पर्म्स आर मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स। और एक चीज मैं पहले बता दूं, जिम्नोस्पर्म्स क्या हैं? मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स हैं। और ये सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे एकदम अच्छे से सबको, सारी की सारी चीज़ों को, ठीक है। ये सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन है कि सबसे पहले थैलोफाइटा यानी एल्गी, ठीक है, एल्गी आई। फिर उसके बाद में एल्गी के बाद में ये प्लांटी की बात चल रही है कि प्लांट्स के अंदर सबसे पहले थैलोफाइटा थे, फिर उसके बाद में उनसे ब्रायोफाइटा बने। यही फाइलोजेनिक के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, ठीक है। मतलब जो पहले वो लोग उनके थैलोफाइटा में होगा, फिर उसके बाद में ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। सो इस तरीके कुछ स्टोरी चलती है। अच्छा, तो इतना आपको समझ में आ ही गया होगा, उम्मीद करते हैं आ ही जाना चाहिए। उसके बाद में एक लास्ट में बच जाता है एक फेनेटिक क्लासिफिकेशन और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, बस उसके बाद में क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा अच्छे से। तो हेडिंग डाल देते हैं। चौथा अपने पास रहा, सबसे पहले हमने पढ़ा था, बता दो क्या पढ़ा था यार, तुम्हें पता ही नहीं है। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद में हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, उसके बाद में हमने पढ़ा नेचुरल क्लासिफिकेशन, और उसके बाद में अब पढ़ रहे हैं एडेंसोनियन। हम पढ़ रहे हैं अभी एडेंसोनियन, एडेंसोनियन सिस्टम, या फिर इसी को फेनेटिक सिस्टम भी कई लोग बोलते हैं, फेनेटिक सिस्टम, एडेंसोनियन सिस्टम, फेनेटिक सिस्टम और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। तो हमने बोला एडेंसोनियन सिस्टम, फेनेटिक सिस्टम और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। तो आप ये भी याद रखेंगे क्या? एडेंसोनियन सिस्टम, फेनेटिक सिस्टम, फेनेटिक सिस्टम, फेनेटिक सिस्टम और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। ओके, अब भाई इसमें क्या होता है ये भी बता देते हैं आपको। तो बहुत आसान है ये तो जानना कि इसमें क्या होता है, मैं बताता हूँ। देखो, इन दिस क्लासिफिकेशन, इन इट plants are classified on the basis of number of similarities, number numerical classification है ना, तो number of similarities and dissimilarities and dissimilarity, ठीक है, टीज, ओके।
द क्लासिफिकेशन, तो नंबर ऑफ सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं प्लांट्स को, ठीक है। दिस क्लासिफिकेशन इज इजीली कैरिड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर्स, ठीक है। दिस क्लासिफिकेशन कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स का काम इसमें होता है, कंप्यूटर्स को यूज लिया जाता है, ठीक है। अब यहां पर होता क्या है, देखो ये मैं पहले लिख देता हूं फिर आपको बताता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में। देखो यहां पर क्या होता है, इन दिस क्लासिफिकेशन numbers and codes are assigned to all the characters, numbers and codes are assigned to all the characters, done. Number and codes are assigned to all the characters and the data या फिर डेटा आर prepared and then processed are prepared and then processed, समझ गया। तो हमने बोला कि नंबर एंड कोड दे दिए जाते हैं हर एक कैरेक्टर को, ठीक है। एंड फिर उसके बाद में उस डाटा को अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है, असेंबल किया जाता है एंड देन उसको प्रोसेस करा जाता है, देन इट इज प्रोसेस्ड, ठीक है। ओके अब क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनकी ज्यादा कॉमन सिमिलैरिटीज आ गई, क्योंकि हमने सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को नंबर एंड कोड दे दिए हैं, ठीक है। तो अब नंबर एंड कोड दे के ये प्रोसेस करने के बाद में दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव मैक्सिमम similarities are placed in same group, ठीक है। क्या बोला, समझ में आई बात। तो हमने बोला भाई साहब कि those organisms which have maximum similarities are placed in same group, जिन ऑर्गेनिजम्स में मैक्सिमम सिमिलैरिटी दिखाई देती हैं उनको सेम ग्रुप में रखा जाता है, जिनमें मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैक्सिमम सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन सिस्टम अच्छा है इसलिए क्योंकि पहली बात कंप्यूटराइज्ड है और इसके अंदर यहां पर सबसे पहला ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना कि नंबर एंड कोड्स आर असाइंड, तो यहां पर क्या होता है कि हर एक कैरेक्टर को नंबर और कोड दे देने की वजह से होता क्या है कि हम हर एक कैरेक्टर को, मैंने ध्यान से सुनो क्या बोला कि हर एक कैरेक्टर को इक्वल हर एक कैरेक्टर को इक्वल हम इंपॉर्टेंस दे पाते हैं, हर एक कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस दे पाते हैं हम। तो हम ये लिख देते हैं कि इन दिस वे आई एम ऑन माई वे, इज इन दिस वे each character is given equal importance। भाई इस तरीके से हम हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दे सकते हैं एंड एट द सेम टाइम एक तो पहले बात तो सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, एट द सेम टाइम खूब सारे कैरेक्टर्स को, एट द सेम टाइम हंड्रेड्स of characters can be considered, ठीक है। समझ में आई बात। मैंने बोला कि भाई कंप्यूटराइज्ड है, हर एक कैरेक्टर को नंबर एंड कोड दिए जा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सेम टाइम पर हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं और हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलता है इसके अंदर। तो क्लासिफिकेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि हम हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो सुन करके आपको कुछ भी नहीं होगा, बस एक नोट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इसके बाद में हमारा पोर्शन कंप्लीट ही हो जाएगा। देख लो, नोट लिख रहा हूं। In this classification, importance to any one character is not given. देख लो, in this classification, importance to
any one character is not given. All the characters have same importance. All the characters have same importance. While नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या होता है, जहाँ पे कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को कंसीडर करते हैं ना, ठीक है, और नेचुरल फाइलोजेनेटिक में साथ में फाइलोजेनी भी ले लेते हैं. नो नेचुरल, वाइल इन नेचुरल क्लासिफिकेशन फ्लोरल यानी रिप्रोडक्टिव, फ्लोरल यानी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स have more importance than vegetative. root stem leaves characters. डन. सो ये मैंने बोला कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर हम एक टाइम पर इक्वल इंपॉर्टेंस दे सकते हैं और हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, तो इन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इंपॉर्टेंस टू एनी वन कैरेक्टर इज नॉट गिवन. किसी एक कैरेक्टर को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते. ऑल द कैरेक्टर्स हैव सेम इंपॉर्टेंस. लेकिन अगर हम नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में देखें तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में फ्लोरल कैरेक्टर्स पर, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स मतलब स्टेमन कैसा है, कितने स्टेमन है, पिस्टल है, तो फ्लोरल और जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन मोर इंपॉर्टेंस. आप याद रखना कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को कंसीडर किया जाता है, फाइलोजेनी को भी कर लेते हैं, बट यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को दी जाती है. तो हमें इस बात जानने को मिली यहाँ से कि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में. सॉरी, वेजिटेटिव को नहीं, रिप्रोडक्टिव को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है. देन वेजिटेटिव, रूट स्टेम या लीव की स्ट्रक्चर को कम आंका जाता है. सबसे ज़्यादा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है? फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक को, यानी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स को. तो यहाँ पर जाकर के हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये खत्म होते हैं. ये अपने चार क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं. ठीक है, उसके बाद में हम अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. अगला टॉपिक हमारा होगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, और अगला वीडियो थोड़ा सा हम बड़ा बनाएंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को ही पढ़ेंगे, बस बड़ा तो क्या बनाना है. तो ठीक है, तो आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप डाउट सेक्शन में पूछिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही ज़्यादा वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो. और ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. ओके, बाय.